सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 17 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो प्रथम पृष्ठ पे आज खबर आती है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए सरकार से ही सवाल पूछ लिया कि क्या मुसलमानों को हिंदू न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति मिलेगी, जिस तरीके से सरकार वक्फ में अमेंडमेंट्स करना चाह रही है। इसके अलावा नए सीजीआई साहब का नाम BR गवई प्रस्तावित किया गया है वर्तमान सीजीआई द्वारा, जो कि लगभग 14 मई को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सीजीआई संजीव खन्ना साहब का, तो उन्होंने जो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून मंत्रालय को रिकमेंडेशन दी है अपनी तरफ से, वो BR गवई साहब की दी है। BR गवई साहब असल में बहुत ही बड़े अच्छे न्यायाधीशों में गिने जाते हैं। मैंने भी जजमेंट्स इनके पढ़े हैं। बहुत ही रैशनल व्यक्ति हैं और बैलेंस्ड जजमेंट्स सीधे टू द पॉइंट देते हैं। फिलहाल इस समय अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो ये सेकंड इन कमांड आते हैं सीजीआई साहब के पास, लगभग सेकंड हाईएस्ट सीनियरिटी में आते हैं। तो इनका नाम प्रस्तावित किया गया है और सरकार ने 35 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। शीर्ष औषधि नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया कि वह अस्वीकृत की गई 35 निश्चित खुराक संयोजन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री पर वितरण को रोक लगे। सरकार काम कर रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और बेहतर बनाने को लेके, और उस पे हो रहे मैल प्रैक्टिस को भी कम करने के लिए सारी राज्य एजेंसियां काम कर रही हैं। आज के संपादकीय खबर रहने वाले हैं, लापता बच्चे फिर हिंसा पर राजनीति, वाणी का विद्रूप बनाम हास्य का सौंदर्य। लापता बच्चे, भारत में बाल तस्करी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। अच्छा, ये आर्टिकल क्यों आया? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को उन्होंने फैसले को पलट दिया, जिसमें लगभग 13 लोगों को बेल मिल रही थी जिनके ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बदल के उनकी बेल कैंसिल कर दी और ये कहा कि ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा अभिशाप है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इसलिए ऐसे लोग को बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजीविका का साधन न होने के कारण लोग अपने बच्चों को किसी न किसी काम में लगा देते हैं। बाल तस्करों की नज़र अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं पर ही नहीं, ऐसे बच्चों पर भी होती है जो ढाबों, होटलों और ईंट भट्टों पर काम कर रहे होते हैं। इन्हें गायब कर बेच दिया जाता है। कई बच्चे भीख मांगने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं। थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती। आदिवासी इलाकों में वैसे रहस्यमय ढंग से बच्चे लापता हो जाते हैं। कानून व्यवस्था एकदम इस चीज़ को लेके सख्त होनी चाहिए, मगर है नहीं। अस्पतालों से बच्चे न चोरी हो जाते हैं, नवजात बच्चे बदल दिए जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि भारत में बच्चों को किस तरह गायब कर उनका बचपन छीना जा रहा है। उन्हें बाल श्रम और यौन कर्म में तो झोंका ही जाता है। अंग तस्करी का शिकार बनाकर उनकी जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। यही मानवीय गरिमा के खिलाफ है। ताजुब है कि इस तरह की गतिविधियां पूरे तंत्र को की नाक तले वर्षों चल रही हैं। एक तरफ तो बच्चों के गायब होने की रपट आसानी से लिखी नहीं आती, दूसरी तरफ बहुत कम बच्चे तस्करों के चंगुल से छूटकर घर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बाल तस्करी के मामले अधिक दर्ज होते हैं। यहाँ ऐसे मामले में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि अभिभावकों के जागरूक होने से मामले दर्ज होने लगे हैं। वहीं देश भर की अदालतों में बाल तस्करी के कई मामले लंबित हैं। शीर्ष अदालत ने ऐसे मामले से जगह दी है और जल्द सुनवाई पर उन्हें पूरे होने का निर्देश दिए हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आपका जजमेंट था, ये पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें ये भी कहा है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग संबंधित केसेस हैं, इनको समय से पूरा करना है, जिस समय ये आपके ऑन द रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो ये समय रहते पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ में ये टाइमलाइन के अंदर केस फिनिश करने पड़ेंगे, ताकि तुरंत न्याय मिल सके और अपराधियों को जेल भेजा सके। अगला संपादकीय है हिंसा पर राजनीति। ये राजनीतिक आर्टिकल है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बचता हूँ ऐसे आर्टिकल को पढ़ने से जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। वाणी का विद्रूप बनाम हास्य का सौंदर्य। अतुल कनक साहब लिखे हैं, किसी से मजाक करना और किसी का मजाक उड़ाने की स्थिति को विभाजित करने वाले रेखा बहुत महीन होती है। बहुधा लोग मजाक करते करते मजाक उड़ाने पर उतर आते हैं। मजाक करने
करना स्निग्ध हास्य का रूप है, लेकिन अगर हम सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखते तो इस स्निग्धता पर विद्रुपता हावी हो जाती है। ये तो है, मजाक करना और उसकी किसी को बेइज्जत करने में एक थिन लाइन है। भारतीय मानस कभी शिष्ट हास्य के विरुद्ध नहीं रहा। किसी के व्यक्तित्व को की विसंगतियों को भी स्पष्ट शिष्ट तरीके से रेखांकित किया जा सकता है। अथर्ववेद में इसलिए हास्य के विविध प्रकारों का विश्लेषण विस्तार से किया गया है। विसंगतियों को रेखांकित करने के नाम पर विद्रुपताओं को अपनाना किसी भी तरह से सभ्य समाज को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय लोग जीवन एक हद तक असहज प्रवृत्तियों का शिष्ट उल्लेख भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई और समाज हो जहां विवाह जैसे शुभ अवसरों पर गालियां गाए जाने की एक समृद्ध परंपरा हो, लेकिन गालियों के गायन के पीछे प्रेम होता है, द्वेष नहीं। कहाँ यह भी जाता है सकता है कि हम उस समाज से हैं जहाँ गालियों को गाया भी जाता है। गायन के मूल में माधुर्य होता है। गालियाँ गाने और गालियाँ देने के बीच जो अंतर होता है उसे शिशुपाल वध के प्रसंग से समझा सकता है। शिशुपाल 4 हाथों के साथ पैदा हुए थे। भविष्यवाणी हुई कि जिसकी गोदी में जाते हैं उसकी 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों उसका वध होगा। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने शिशुपाल को अपने अंक में थामा तो उसके 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की माँ घबरा गई। बुआ ने अपने भतीजे से वचन मांगा कि वो शिशुपाल की गलतियों को माफ़ करता रहेगा। कृष्ण ने वादा किया कि वो शिशुपाल किसी 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे जिस पर उसका वध कर दिया जाना चाहिए। शिशुपाल बड़ा हुआ। पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय उसने कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू किया। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते रहे। दरअसल वह मन ही मन शिशुपाल द्वारा दी जाने वाली गालियों को गिन रहे थे। 100 गालियों के बाद उन्होंने सुदर्शन चलाकर शिशुपाल का सिर धड़ कर दिया। ये प्रसंग का एक प्रतीकात्मक संदेश ये भी है कि वाणी की मर्यादा का प्रत्येक उल्लंघन एक जघन्य अपराध होता है और उसकी इसकी भी एक सीमा है। दुर्भाग्य है कि हमारे दौर में व्यक्ति की सुंदरता के नाम पर लगातार वाणी की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में जिम्मेदार लोग अपनी आलोचना या अपने व्यक्तित्व की विसंगतियों पर व्यंग सुनने के पक्ष नहीं रहे। प्राचीन काल में भी जिम्मेदार शासक अपने दरबार में विदूषकों को इसलिए रखते थे कि सहन करने योग्य व्यक्ति में विसंगतियों से शासक को परिचित कराते रहें। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में तेनालीराम और मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल के तो कई किस्से आज भी सुनने जाते हैं। बेशक अपने अपने दरबार में बीरबल और तेनालीराम का दर्जा सामान्य दरबारों का से कहीं अधिक था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते थे राजाओं को। तेनालीराम मशहूर भी थे कि वो क्रिटिसाइज बहुत करते थे। विसंगतियों पर प्रहार करने का उनका तरीका व्यंग प्रधान ही हुआ करता था। राजस्थान और मालवा में आज से कुछ दशक पहले तक हरबोले बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। ये हरबोले दरअसल अपने समय के व्यंग कवि ही हुआ करते थे। ये जब कभी किसी बस्ती में आते थे तो बस्ती के जिम्मेदार लोगों के व्यक्तित्व को विसंगतियों के बारे में सार्वजनिक स्थानों पर गा गा कर बताते थे। इनकी परिस्थितियों का कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि इनका मूल मंतव्य किसी का उपहास उड़ाना नहीं होता था, अपितु सामाजिक उन्नयन होता था। बाद में उस परिवार से भी इन्हें भेंट मिल करती थी जिस परिवार के किसी सदस्य को ये लक्ष्य कर कविता बना लेते थे। व्यंग इसलिए रोने हैं क्योंकि वह अपने समय की विसंगतियों पर प्रहार करने का साहस रखता है। कहते हैं कि एक बार नागार्जुन ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में एक कविता पढ़ी थी। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तब जवाहरलाल नेहरू ने शांति और धैर्य के साथ नागार्जुन के साथ काव्य पाठ को सुना। क्या आज के दौर में हम सामान्य राजनेताओं से इस धैर्य की उम्मीद कर सकते हैं? यदि कलाकारों और रचनाकारों कवियों से वक्रतापूर्वक बात कहने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो कदाचित का जीवन से हास्य बोध ही गायब हो जाएगा। क्योंकि हास्य के नाम पर इस दौर में जो कुछ परोसा जा रहा है उसमें से अधिकतर या तो फूहड़ता है या उच्च कलंता। बहुत ही बढ़िया बात की अपने आप में। कहीं ना कहीं व्यक्ति की आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर है। 80 के दशक में काव्य मंचों पर लोकप्रिय रहे कवि पुरुषोत्तम प्रतीक जब अपने एक छोटी सी कविता पढ़ते थे तो अचानक सारा सभागार तालियों और ठहाकों से गूंज उठता था। कविता थी, तुमने मेरे सीने पर रखा पत्थर उठाया, धन्यवाद, और खुद बैठ गए।
एक और बार फिर धन्यवाद। इस कविता में जो वक्रता है वह अनूठी है। विसंगतियों को रेखांकन करते हुए कवि कई शब्दों की मर्यादा को तार-तार नहीं करता। बेशक बाद में कवि सम्मेलनों में कुछ कवियों ने लोगों को हँसाने के नाम पर अभिव्यक्ति की शिष्टता के परखने परकच्चे उड़ा दिए। लेकिन आज भी कवि सम्मेलन की अग्रिम पंक्ति में वह लोग ही हैं जो मज़ाक उड़ाने और मज़ाक करने में फ़र्क को समझते हैं। ये थिन लाइन होती है। बहुत बढ़िया संपादकीय है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों को लेकर। फिलहाल तो चीन अपनी एशियन दौरे पे निकले हुए थे। शी जिनपिंग मलेशिया गए, वियतनाम गए, मलेशिया गए, वियतनाम गए और कंबोडिया गए। अमेरिका के यूएस टैरिफ वॉर के बीच में ये मीटिंग्स उनको कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ाने के लिए सहायता देंगी। इसके अलावा भारत भी व्यापार में अमेरिका और चाइना के बीच का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेषकर एशिया एशियन क्षेत्र में भारत की भूमिका उतनी ही है जितनी एक बड़ी अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।